देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिए हुए बयान पर बवाल मचा हुआ है। राजनाथ ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल के चलते ये नहीं हो पाया। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने राजनाथ सिंह समेत पूरी बीजेपी को अब आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से पब्लिश की गई उनकी बेटी की डायरी के कुछ पेज एक्स पर शेयर किए। उन्होंने लिखा कि CARS पटेल की पुस्तक समर्पित पछाइयों सरदारों के पन्नों 212 और 213 पर गुजराती में मणिबेन की मूल डायरी प्रविष्टि दी गई है। मूल डायरी प्रविष्टि में जो लिखा है और राजनाथ सिंह और उनके साथी पत्रकार जो प्रचारित कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए जो झूठ फैला रहे हैं उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सरदार पटेल की बेटी मणिबेन ने अपनी डायरी में 1949 के आसपास की घटनाओं का जिक्र किया है, जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और धार्मिक ट्रस्टों को फंडिंग का मुद्दा सामने आया था। डायरी में उन्होंने लिखा कि आज हम सब ने सुना कि सरकार ने कुछ धार्मिक ट्रस्टों को पैसे देने की योजना बनाई है। इसमें सोमनाथ मंदिर का जिक्र है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरदार पटेल ने इस बारे में कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है और इसे रोकना चाहिए। इसका कारण यह है कि सरकार का पैसा सबके लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म के लिए। यानी पटेल ने सरकारी खर्च से मंदिर निर्माण का विरोध किया था, जबकि राजनाथ सिंह ने मंदिर को मस्जिद बता दिया। लेकिन अब जयराम रमेश ने उनके दावों को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध बेहतर करने के लिए राजनाथ सिंह पंडित नेहरू के बारे में झूठ फैला रहे हैं और इसका कारण है कि 6 महीने बाद राजनाथ 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में पीएम मोदी को भले ही इस नियम से छूट मिली हो, लेकिन दूसरे नेताओं पर यह नियम सख्ती से लागू है। ऐसे में राजनाथ जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि उन्हें अपना सियासी करियर समाप्त होता दिख रहा है। संकट को खत्म करने में मोदी सरकार नाकाम नजर आ रही है। पिछले 6 दिन से एयरपोर्ट्स पर लोग तो पहुंचते हैं, लेकिन फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो जाती हैं या फिर रीशेड्यूल हो रही हैं। छठे दिन भी 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। ऐसे में मोदी सरकार और इंडिगो के CEO पीटर एल्वर्स के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि पायलट्स ने एक ओपन लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया इंडिगो एक दिन में नहीं गिरी, ये गिरावट कई सालों से बनी रही थी। पायलटों और कर्मचारियों की थकान, सुरक्षा और ड्यूटी नियमों को लगातार नजरअंदाज किया गया। समय के साथ एयरलाइन में एक ऐसा टॉक्सिक वर्क कल्चर विकसित हुआ जिसमें टैलेंट से ज्यादा टाइटल और पदों की चमक को महत्व दिया गया। पायलटों ने CEO एल्वर्स समेत कई शीर्ष अधिकारियों पर एयरलाइन को डूबने की कगार पर पहुंचाने का आरोप लगाया। वैसे तो सरकार की तरफ से कंपनी के CEO एल्वर्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 24 घंटे में बताना होगा कि कंपनी पर एक्शन क्यों न लिया जाए। जवाब न देने पर DGCA एक तरफा फैसला ले सकेगा। DGCA ने बाकी एयरलाइंस के बढ़ते किराए पर रोक लगाई, हवाई किराया फिक्स किया, लेकिन जिस वजह से ये गड़बड़ी शुरू हुई उसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। सरकार ने जिन FTDL नियमों को वापस लिया है वो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे। ऐसे में नियमों को सही से लागू करवाने में मोदी सरकार की विफलता पर हमला बोलते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदंबरम ने कहा कि पायलट ड्यूटी टाइम के लिए नियम जनवरी 2024 के थे, लेकिन 23 महीनों में सरकार एयरलाइन को इन नियमों के मुताबिक काम करने में मदद नहीं कर सकी। जब संकट बढ़ा, सरकार कुछ कर नहीं पाई और अंत में हार मान ली। यानी इंडिगो के साथ ही सरकार का संकट भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिर ये मामला कब शांत होता है। SIR पर बड़ा झटका खा चुका विपक्ष अब पूरी तरह से सचेत है। 12 राज्यों में चल रही SIR की प्रक्रिया पर वो बेहद तीखी नजरें बनाए हुए है। साथ ही चुनाव आयोग की भी घेराबंदी कर रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR की आड़ में बीजेपी अपने विरोधी वोटर्स के नाम काट रही है। अखिलेश ने कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन इधर SIR के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए। कि SIR को लेकर सिर्फ चुनाव आयोग पर बीजेपी के कहने पर धांधली के आरोप नहीं लग रहे, बल्कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिए गए समय पर भी सवाल उठाए गए हैं और समय अवधि को बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी केरल जैसे राज्यों का हवाला देते हुए यूपी में SIR प्रक्रिया की अवधि को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केरल की तुलना में यूपी बड़ा राज्य है। केरल में SIR के लिए 1 सप्ताह का समय बढ़ाया गया है, तो यूपी में भी इतना ही समय बढ़ाया गया है, जबकि यूपी में केरल से कई गुना ज्यादा वोटर हैं।
यूपी में 16 करोड़ मतदाता है, इसलिए यहां एसआईआर का समय 6 माह बढ़ाया जाना चाहिए। प्रदेश में बीएलओ तनाव में खुद की जान ले रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा विरोधी मतदाताओं के नाम काटने का दबाव बीएलओ पर बनाया जा रहा है। उन्होंने ये तक दावा किया कि उन्हें बाकायदा बीजेपी को वोट न देने वालों की सूची दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष खुद तो सचेत है ही, साथ ही चुनाव आयोग बीजेपी को रह रहकर चेताने का काम भी कर रहा है। पीएम मोदी अपने ही बयान पर बुरी तरह से घिर गए हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को लेकर जो बयान उन्होंने दिया वो उनकी ही पार्टी पर हमले के रूप में देखा जा रहा है, यानी मोदी ने बीजेपी को ही कटघरे में ला दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि वो इस बयान के जरिए अपनी ही पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज भारत की तेजी से ग्रोथ को देखते हुए क्या आपने कभी कहीं पढ़ा है या किसी को इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते सुना है? इस शब्द का इस्तेमाल तब किया गया था जब भारत 2-3% की ग्रोथ रेट के लिए संघर्ष कर रहा था, यानी इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति है। और अब पीएम मोदी के इस बयान पर पवन खेड़ा ने बताया कि पीएम मोदी जो बातें कह रहे हैं वो बीजेपी से जुड़े लोग ही बोलते रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं? खेड़ा ने कहा वो राजकृष्णन ही थे जिन्होंने हिंदू विकास दर की बात कही थी। वो अर्थशास्त्री थे जिन्हें जनता पार्टी की सरकार ने प्लानिंग कमीशन में सदस्य बनाया था। उस वक्त जनता पार्टी की सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी पर हमला क्यों बोल रहे हैं? दरअसल जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्रालय संभाल रहे थे। और इसी को लेकर पवन खेड़ा ने सवाल किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बोलते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय सिर्फ लिखता है, पढ़ता नहीं है। अगर पीएम ने बोलने से पहले पढ़ा होता तो बोलते नहीं। यानी पीएम मोदी का बयान अब उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बाबरी मस्जिद के नाम पर किए शिलान्यास और उसे लेकर चल रही राजनीति के कारण चरम पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की शैली में एक मस्जिद की नींव रखी तो राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। जहां एक तरफ सीएम ममता बनर्जी संप्रीति दिवस के माध्यम से सद्भाव का संदेश दे रही हैं, वहीं हुमायूं कबीर ने नई पार्टी के गठन का बड़ा ऐलान कर दिया है। संप्रीति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बंगाल एकता की धरती है, टैगोर, नजरुल, रामकृष्ण और विवेकानंद की धरती है। ये मिट्टी कभी भी विभाजनकारी ताकतों के सामने नहीं झुकी है और ना कभी झुकेगी। राज्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर रहे हैं। हम अपनी खुशियां साझा करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन त्योहार सभी के लिए है। सांप्रदायिक नफरत की आग भड़काने और देश को नष्ट करने वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आइए हम सब शांति और सद्भाव बनाए रखें। मुख्यमंत्री का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी हुमायूं कबीर ने उन्हें खुली चुनौती दी है। कबीर ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है और दावा किया 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी के गठन का ऐलान करेंगे। उन्होंने साफ किया कि वो राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 135 अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कबीर ने यह भी खुलासा किया कि उनकी बातचीत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से हो चुकी है और वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि हुमायूं कबीर पहले भी टीएमसी से अलग होकर अपनी सियासी हैसियत को देख चुके हैं। 2019 में उन्हें करारी हार मिली थी, बाद में किसी तरह से वो टीएमसी में वापसी करने में कामयाब हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय S. ओका के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। उनके इस बयान को सीधे मोदी सरकार और बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। जस्टिस ओका ने बिना नाम लिए कहा कि भारत का संविधान कहता है कि हर एक नागरिक को वैज्ञानिक सोच विकसित करना चाहिए, लेकिन इस देश में आज भी राजनीतिक दल और नेता धर्मों को खुश करने में लगे हैं। वो अंधविश्वासों के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन करने के बजाय उन्हें निशाना बना रहे हैं। जस्टिस ओका नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 16वें VM तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका इशारा बीजेपी की उस राजनीति की तरफ था जहां धर्म और आस्था को चुनावी रैलियों का मुख्य आधार बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नेता अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वालों को धर्म विरोधी बोलकर चुप करा देते हैं, जो कि गलत है। इसके साथ ही जस्टिस ओका ने कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए पूछा कि प्रदूषित नदियां आखिरकार पवित्र कैसे रह सकती हैं। उनकी ये बात इसलिए राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी कुंभ के आयोजन का जिक्र कर अपनी ही पीठ थपथपाती रहती है। इसके साथ ही उन्होंने नासिक में अगले कुंभ मेले के लिए सैकड़ों दशक पुराने पेड़ों को काटे जाने की हालिया खबर पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, धर्म के नाम पर की गई कार्रवाई संवैधानिक अधिकारों या पर्यावरणीय कर्तव्यों को ओवरराइड नहीं कर सकती है। अपने संबोधन में जस्टिस ओका ने अनुच्छेद 51A(H) की याद दिलाते हुए साफ किया
कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य है। अब उनके इस संबोधन की हर तरफ काफी चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि उन्होंने इसके जरिए इशारों में ही मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोल दिया। अकलरपुरा इलाके में स्थित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में बीती रात लगी आग ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना में अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आग कैसे लगी, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पहले कहा जा रहा था कि किचन में ब्लास्ट से आग भड़क गई। हालांकि घटना के वक्त का जो वीडियो सामने आया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि आग डांस फ्लोर से शुरू हुई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि क्लब की एंट्री संकरी होने के चलते फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकी। वहीं अरपोरा नगुआ गांव के सरपंच का कहना है कि क्लब अवैध था, इसे तोड़ने का नोटिस भी दिया गया था। ऐसे में प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत समेत तमाम नेताओं ने इस घटना पर शोक जताया। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि सुरक्षा और प्रशासन की एक आपराधिक विफलता है। एक गहन पारदर्शी जांच से जवाबदेही तय होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ऐसी रोकी जा सकने वाली त्रासदियां दोबारा ना हो। वहीं गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा कि क्लब को डिमोलिशन के आदेश थे, फिर भी क्लब कैसे चल रहा था, यह बड़ा सवाल है। इनके पास फायर सेफ्टी का लाइसेंस भी नहीं था। 25 लोगों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री और परमिशन देने में शामिल सभी मंत्री नैतिक और राजनीतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दें। वहीं आप नेता लीडर मैनुअल कार्डोजो ने भी हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है। हालांकि सीएम ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। क्लब मालिकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी, जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है, उनका क्या? बहरहाल मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखना।